हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर टॉपिक पे चल रहे हैं। उससे पहले हमने पॉइंट साइड टोपोलॉजी पूरी कवर की थी जहाँ पे बेसिक्स ऑफ एवरी रियल एनालिसिस पूरा हमने वहाँ पे कवर कर लिया था। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी हमने अभी तक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी डेफिनेशन विथ रिजल्ट कवर कर लिए। बस अब कन्वर्जेंट हम कंटिन्यू करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो देखेंगे एंड देन उसके बाद जो डाइवर्जेंस से रिलेटेड रिजल्ट है, ऑक्सीलेटरी से रिलेटेड रिजल्ट है, आज हम वो कवर करेंगे। इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल हमने पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आगे चलते एक थ्योरम भी हमने कवर कर लिया था, दैट इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है कंपल्सरली वो कैसी होती है, बाउंडेड होती है। बट बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी द कन्वर्जेंट, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस या तो वो हो सकती है ऑक्सीलेटरी या तो वो हो सकती है कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड तो कंपलसरी है, बट बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होना कंपलसरी नहीं है। विद एग्जांपल हमने ये सारे रिजल्ट देखे थे, तो जितने भी रिजल्ट है आप विद एग्जांपल याद रखिए। प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए हर रिजल्ट के, हर चीज के, ताकि आप वहाँ पे इजिली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हम लास्ट में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट में। स्टार्ट करते हैं आज के थ्योरम के साथ। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला थ्योरम है हमारा, अ सीक्वेंस कांट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट पॉइंट। तो हमने लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच में डेफिनेशन देख ली थी, डिफरेंस देख लिया था, दैट इज लिमिट पॉइंट अगर एक से ज्यादा लिमिट होती है तो लिमिट पॉइंट बोलते हैं कंपल्सरी, और लिमिट मतलब वन एक सिंगल लिमिट होगी तो हम उसको लिमिट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, उसी को, और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तो बात एक ही है कि एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होंगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, होंगी तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो वो कन्वर्जेंट की बात हो रही है, तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक जगह पे आके सारी सीक्वेंस इकट्ठी हो जाना। जैसे कि अभी अलग अलग पॉइंट पे है सीक्वेंस, बट एक टाइम के बाद यहाँ एक एम है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही आप एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम लेते हैं, मतलब इससे आगे कोई भी एम अगर आप लेते हैं, इस एम के बाद कोई भी अगर आप एन लेते हैं यहाँ साइड में, तो आपको हमेशा ये जीरो के इतने पास मिलेगा कि मतलब लाइक आपको लगेगा ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है। ये देखो, ये दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन पे, तो इनकी वैल्यू सेम है, ऐसा आपको विजुअलाइज होगा, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत माइन्यूट लेस देन एप्सिलॉन पॉइंट से ये डिफरेंस देते हैं, बट बहुत कम डिफरेंस देते हैं, तो ये इस टाइप से आपको अज्यूम होने लगेगा। इसका मतलब है पूरी की पूरी सीक्वेंस पूरे फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन के लिए कहाँ पे आके इकट्ठी हो गई है, जीरो पे आके इकट्ठी हो गई है। 1/n की सीक्वेंस थी, जैसे पूरे के पूरे एन के लिए एक टाइम के बाद ये जीरो पे आके इकट्ठी हो गई है। इसका मतलब सीक्वेंस हमारी कैसी है, कन्वर्ट। अगर सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होते हैं, जैसे कि -1 की पावर n, तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के पास, यहाँ पे अगर सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट देखें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर क्या मिलेगा, -1 एंड 1, तो यहाँ पे मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है। इस केस में आपने देखा कि जो सीक्वेंस है वो या तो 1 में होगी, -1 1 -1 1 -1, और इसी तरीके से ये ऑक्सीलेट कर रही है अपनी दो डिफरेंट लिमिट के पास, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो कभी भी एक जगह जाती हुई दिख रही है क्या, हमेशा यही पूरा इसी तरीके से पैटर्न जिगजैग फॉलो करेगी, तो कहीं पे भी एक जगह इकट्ठी होती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब है सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, और एक ही सेम पॉइंट पे बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कैसी है, ऑक्सीलेटरी है। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है उनके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होना कंपलसरी है। अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होता है तो जो सीक्वेंस है वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो पाती है। कोई m ग्रेटर देन m बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाती है, और इकट्ठी नहीं हो पाती है तो हमको an माइनस में l का मॉड इज लेस देन
एप्सिलॉन पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं मिल पाता है। तो मतलब हमको कोई भी m ऐसा नहीं मिलता जिसके लिए हम बोल पाए जब भी आप इस m से बड़ा n लेंगे तो आपको हमेशा ही कैसा मिलेगा, an माइनस एल लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन मिलेगा। ऐसा आप नहीं कह पाते इस पर्टिकुलर केस में। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें आप नहीं कह पाएंगे, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो सिंपल सा है, ये याद रखिएगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात कर ली थी। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या सीक्वेंस होती है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस तो वो सीक्वेंस जो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर कोई सीक्वेंस प्लस इंफिनिटी पे मूव करती है या फिर वो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे मूव करती है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। अब दोनों में एक साथ हो जाए ऐसा नहीं है ना, याद रखिएगा यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, और या तो वो क्या हो इंफिनिटी पे जाए या तो वो माइनस इंफिनिटी पे जाए, दोनों पे एक साथ नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक के पास ही जाना चाहिए व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस है वो हमारी कैसे हो जाती है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है, अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमने ये भी समझ लिया, इस तरीके से भी समझ लिया। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, एक था n का सीक्वेंस और एक माइनस n का सीक्वेंस। ये माइनस n का सीक्वेंस टेंड करेगा टुवर्ड माइनस इंफिनिटी व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो n का सीक्वेंस है वो कहाँ टेंड करेगा? इंफिनिटी पे व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए। मैं यहाँ दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसके बाद कुछ कंबाइंड रिजल्ट देखेंगे ऑक्सिलेटरी के एंड डाइवर्जेंट के। तो ये डाइवर्जेंट की सिंपल सी डेफिनेशन थी, है ना। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंट की डेफिनेशन को। देयर एग्जिस्ट m there does not exist m belongs to the natural number such that जब भी आप an माइनस एल करेंगे वो हमेशा कैसा आएगा? लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू में m। या फिर आप इसको लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच डैट जब भी आप an माइनस एल करेंगे तो वो ऑलवेज कैसा आएगा? ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मतलब जैसे ही आप एक पॉइंट ढूंढ पाएंगे जिसके बाद वो वैल्यूज हमेशा आपको बढ़ती हुई दिखेगी, उनका जो डिफरेंस अभी कम होते हुआ दिख रहा था वो हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना, कभी भी कम होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे कि आप सीक्वेंस ले लीजिए, वैसे तो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं बट उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम बिल्ड हो पाती है। n स्क्वायर के सीक्वेंस देख लीजिए, ये जो आप ओपन करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो n1 पे 1, n2 पे उसका स्क्वायर दैट इज 4, n3 पे 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एंड 4 पे 4 स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे n1 पे तो 1 दे रहा है, n2 पे क्या देगा? 4 देगा, n5 पे 9 दे देगा एंड देन यहाँ पे 16 देगा। तो यहाँ देखिए जो जंप आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, पैराबोला बन रहा है एक तरीके से, काइंड ऑफ आधा पैराबोला बनाएंगे हम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा कम था, बट अगर देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ का नहीं, यहाँ से, ठीक है, अब देखो और ज्यादा हो गया, और आगे आप 16 ले रहे हो तो और अबव कहीं नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है और इंक्रीज होता जा रहा है। तो एवरी पॉइंट जैसे ही हम पास कर रहे हैं एन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ए एन का जो डिफरेंस है अपनी प्रीवियस टर्म से वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे एक इस तरीके से भी आप डाइवर्जेंट को देख सकते हैं। जल्दी से ऑक्सिलेटरी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन इससे रिलेटेड जो कंबाइंड रिजल्ट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, समथिंग ऑक्सिलेट करना मतलब सेम टू एंड पॉइंट पे बार बार रिपीट होना, दैट इज द ऑक्सिलेशन। तो इफ सीक्वेंस ए एन इज नाइदर, या तो वो क्या हो, ना ही वो कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, नॉर इट इज डाइवर्जेंट।
ना ही वो कैसी हो, डाइवर्जेंट हो, और ना ही वो कन्वर्जेंट हो, देन हम बोलेंगे ये जो सीक्वेंस ए एन है इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, दोनों की डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही है, तो वो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, हमारी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। इसके भी दो टाइप होते हैं, there are two types of oscillatory sequence, two types। ठीक है, तो पहला कैसा होता है, होता है हमारा फाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ठीक, तो इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होती है आपकी, जैसे कि फाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n। ठीक है, ये सीक्वेंस देखिए हमने अभी जस्ट हम रिपीटेडली वही सेम क्या कहते हैं, सेम एग्जांपल पे वर्क कर रहे हैं इतनी देर से। तो ये -n, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो इसकी अगर हमने लिमिट पॉइंट निकाली, लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो निकाला, तो हमको क्या मिलेगा, -1 एंड 1, तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं। और जितनी भी ए एन है वो कैसे हैं, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटे हैं, और जितने भी ए एन है या तो -1 से बड़े हैं या -1 के बराबर है। तो एग्जैक्टली बराबर वाला केस आ रहा है यहाँ तो। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो मतलब एक फाइनाइट वैल्यू से कैसे हैं ये दोनों ही, ये जो पूरी सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और प्लस ऑक्सीलेट कर रही है, क्योंकि ना तो ये कन्वर्जेंट है क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, है ना। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो ना तो ये इन्फिनिटी पे जा रही है ना माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट डाइवर्जेंट। तो ऑक्सीलेटरी है बट ये बाउंडेड है, तो इसका मतलब है फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी है। तो एवरी फाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये आपको एक यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है कि एवरी फाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास दो चॉइस है, या तो वो कन्वर्जेंट हो सकती है या वो फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी हो सकती है। ठीक है, दो चांसेस है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आती है तो आप क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट बोल देंगे। और अगर यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आता है, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप क्या बोल देंगे, उसको ऑक्सीलेटरी बोल देंगे। तो ये आपका एनालिसिस था, बाउंडेड है तो दो टाइप की एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आप अपन क्या करते हैं, बाउंडेड देखा, कन्वर्जेंट पे ध्यान दिया और उसके हिसाब से हमने आंसर टिक कर दिया। नहीं, हमको सारे पॉसिबल केस पे ध्यान देना है। तो अब इन्फिनाइट ऑक्सीलेटरी क्या होती है, इन्फिनाइट ऑक्सीलेटरी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, -1 टू द पावर n का सीक्वेंस। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 2 -3 4 -5 6 -7 8 एंड सो ऑन। तो जब आपने इसको ओपन किया और देखा तो ये मिला। तो इसका मतलब है जब जब n आपका 2n इवन नंबर है तो ये कैसा दे रहा है आपको, 2n पॉजिटिव दे रहा है। और जब जब आपका n 2n -1 मतलब ऑड है, तब तब ये आपको क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है -2n -1 की। ठीक है, तो जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये पूरा टेंड करेगा इन्फिनिटी पे, एंड व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये पूरा टेंड करेगा -इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब है ये जो पूरी सीक्वेंस का अगर मैं लिमिट पॉइंट का सेट निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी या फिर -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, जो लिमिट पॉइंट आती है, लिमिट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इज
इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। याद रखिएगा पहले हमने जो वर्ड यूज किया था डेट इज और, मतलब दोनों में से किसी एक का होना चाहिए अगर डाइवर्जेंट है, बट यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं एंड, मतलब यहाँ पे दोनों का होना कंपलसरी है। माइनस इंफिनिटी भी होनी चाहिए लिमिट पॉइंट एंड प्लस इंफिनिटी भी होनी चाहिए लिमिट पॉइंट। इस केस में अगर ऐसा होता है तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं, लिमिट इनफाइनाइटली ऑक्सीलेटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस जितनी भी होती हैं कैन बी इनफाइनाइटली ऑक्सीलेटरी। अब यहाँ पे भी हमको मिल गया है एक रिजल्ट, जो अनबाउंडेड जो सीक्वेंस होती हैं उनके पास भी दो चॉइस है, या तो वो क्या हो सकती हैं डाइवर्जेंट हो सकती हैं, या वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो सकती है। और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में भी कैसी, इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, और डाइवर्जेंट कब होगी, अगर लिमिट पॉइंट कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा, या फिर और है ना, याद रखिएगा लिमिट पॉइंट माइनस इंफिनिटी होगा। और इन्फिनाइट ऑक्सीलेटरी कब होगी, जब लिमिट पॉइंट आपका इंफिनिटी होगा एंड कंपल्सरली माइनस इंफिनिटी भी होगा। तो अनबाउंडेड पे भी दो टाइप के केस बन रहे हैं, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस भी आपको इस तरीके से देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये आया आपका समझ में, होपफुली आपको चीजें आ गई होंगी समझ में। ठीक है, नल सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज नल सीक्वेंस। देखो वर्ड से समझ में आ रहा है, नल मीन्स जीरो। ठीक है, वॉइड, नल मीन्स जीरो। तो जब भी सीक्वेंस की एन टेंड्स टू इंफिनिटी पे जो लिमिट आ रही है वो क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या आए, हमेशा और हमेशा जीरो आए, तो उस टाइप की सभी सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब जिन भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जीरो आता है उन सभी सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस बोलते हैं। दिस एम्प्लाइज जो ए एन है, when n tends to infinity the limit a n tending towards limit of a n is 0, तो इसका मतलब है this implies the sequence a n is null सीक्वेंस। तो नल सीक्वेंस बनने के लिए किसी भी सीक्वेंस को उसके लिमिट पॉइंट जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमको हर चीज के पता नहीं चाहिए, मैं रिपीटेडली ये बातें बोल रही हूँ। जैसे कि 1/n की सीक्वेंस, ठीक है, टेंडिंग टूवर्ड n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये जीरो की तरफ जाएगी, है ना। 1/n² की सीक्वेंस या कोई भी फाइनाइट वैल्यू n की पावर में हो, उन सब की सीक्वेंस कैसी होती हैं, आपकी नल सीक्वेंस होती हैं। 1/2 to the power n या फिर 1/3 to the power n, 1/4 to the power n, या कोई भी इस टाइप से फाइनाइट टू द पावर n वाली 1/, में ये सभी सीक्वेंस जीरो की तरफ टेंड करती हैं। -1 to the power n plus 1/, में n, इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं ये भी कहाँ पे मूव करती हैं, मूव टूवर्ड्स जीरो। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी ये सब कहाँ जाती हैं, जीरो की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नल सीक्वेंस की एग्जांपल बन गए हैं। तो नल सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती हैं जिनकी लिमिट पॉइंट्स कैसे होते हैं, कंपल्सरली जीरो होते हैं। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। एक रिजल्ट है हमारे पास, अगर कोई सीक्वेंस है, इफ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है टू एल, मतलब एल उसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, एल की तरफ अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन उस सीक्वेंस का आप मॉड ले लीजिए, अंदर उसको सीक्वेंस बना लीजिए, जो ए एन है उसका आप मॉड ले लीजिए, और उसका सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे तो वो भी कन्वर्ज करेगा टू मॉड एल की तरफ। जैसे माइनस, जैसे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है, एल की तरफ मूव कर रही है, तो आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, तो ए एन अगर आपका एल की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस, जैसे कि आप ये वाला ले लीजिए, -1 to the power n plus 1/, में n का सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला सीक्वेंस ले लिया, इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1, -1/2, 1/3, -1/4,
1/5 -1/6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीक्वेंस ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा जब भी n टू n है, मतलब जब भी इवन नंबर की पोजीशंस आप ले रहे हैं, तो जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज -1/2n आ रहा है। ठीक है, और जब भी आप यहाँ पे ऑड पोजीशंस ले रहे हैं तब आपका आंसर 1/2n-1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी, जो ये सीक्वेंस है ये कहाँ टेंड करेगी, -0 की तरफ टेंड करेगी, विच इज इक्वल टू 0। और जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी करेंगे तो ये भी कहाँ मूव करेगी, +0 की तरफ मूव करेगी, विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो कुल मिला के इसकी जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक आ रही है और वो 0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस हमने ली है एग्जाम्पल में -1/n+1/n की सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई आपकी। अब आपको बताना है जब आप इसका मॉड लेंगे, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस नहीं है, यहाँ सीक्वेंस तो टर्म्स तो इनके अलग आ रहे हैं, +- एंड सो ऑन। तो जब आप इसका मॉड लेंगे -1/n+1/n का जब आप मॉड लेंगे तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका mod 1 mod -1/2, फिर क्या आएगा 1/3 का मॉड, फिर -1/4 का मॉड एंड सो ऑन। सीक्वेंस इस तरीके से आएगी, विच इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीक्वेंस हो जाएगी। अगेन आप इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, है ना। ये सीक्वेंस किसकी जैसी दिख रही है, 1/n की सीक्वेंस जैसे दिख रही है। तो जब n टेंडिंग करेगा टुवर्ड्स इंफिनिटी तो ये जो सीक्वेंस है 1/n ये भी कहाँ से टेंड करेगी, टुवर्ड्स 0। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से ये देखने को आपको मिल गया। ठीक है, आपको इस दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल पे भी ट्राई कर लीजिएगा एज अ होमवर्क। आप -1/n+1/n+ या फिर -1 ले लीजिए। ये वाला अगर आप एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, तो एक बार ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, -1/n+1/n-1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। तो ये इस तरीके से मूव करेगी। तो आप इसको ओपन करिएगा, देन इसकी अभी लिमिट पॉइंट निकालिएगा और फिर उसके बाद मॉड लगा के देन फिर लिमिट पॉइंट निकालिएगा, देखिएगा कि इसके लिमिट पॉइंट क्या आ रही है। ठीक है ना। और फिर आप बताइएगा कि ये रिजल्ट होल्ड हो रहा है या नहीं। तो ये एवरी केस में होल्ड होगा जब भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होएंगी। तो जो मॉड ऑफ द सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, लिमिट के मॉड पे कन्वर्ज करेगा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल था, एक रिजल्ट था। अगर आप ये एग्जाम्पल कर लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। आप भी ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल अपने आप से बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने भी कहीं से नहीं देखा ये एग्जाम्पल, अपने दिमाग से ही कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी धीरे धीरे ये जो सेट ऑफ एग्जाम्पल है ये कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, विच इज वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही सेम पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन से रिजल्ट्स हैं। जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। तो अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, इफ सीक्वेंस ये an ले ली, हम बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट, दिस एम्प्लाइज द सीक्वेंस is bounded below but unbounded above। देखो सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर कोई सीक्वेंस, एक और रिजल्ट देख लो इसी से रिलेटेड है, फिर दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर देंगे। इफ अ सीक्वेंस an is divergent, this implies the sequence an is bounded above but unbounded below। ठीक है,
तो दोनों में अंतर सिर्फ क्या है, यहाँ पे ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, और यहाँ पे ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, और दोनों ही सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट। तो सिंपल सा है। डाइवर्जेंट का क्या मतलब है, या तो जो सीक्वेंस है वो कहाँ मूव कर जाए, प्लस इंफिनिटी पे, या तो वो सीक्वेंस कहाँ मूव कर जाए, माइनस इंफिनिटी पे, व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो जब भी एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा, या तो सीक्वेंस कहाँ जाए, प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए या माइनस इंफिनिटी, दोनों की तरफ एक साथ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो दोनों की एक तरफ एक साथ नहीं जानी चाहिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये लिखा कि एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी की तरफ जा रही है सीक्वेंस, इसका मतलब है कि ये कैसी है, सीक्वेंस अनबाउंडेड है, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ जा रही है मतलब कहीं से बाउंड नहीं है, और प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है मतलब ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ये कैसी है, अनबाउंडेड अबव है। अब हम बोल रहे हैं कि ये दूसरी साइड अनबाउंडेड नहीं होनी चाहिए, दूसरी साइड से फाइनाइट आना चाहिए, मतलब माइनस इंफिनिटी पे मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी पे मूव नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब है वो नीचे से कैसी होगी, बाउंडेड होगी। उसको जो लोअर वैल्यूज है वहां से उसको बाउंडेड होना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मूव नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, एन की सीक्वेंस, तो ये एन की सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे एन कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये पूरी सीक्वेंस कहाँ जा रही है, इंफिनिटी की तरफ, बट इसके पास एक लोअर बाउंड है जो कि क्या है, 1। ठीक है, और ये होना जरूरी है। अगर ये इधर से भी माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करने लगती तो ये सीक्वेंस कैसे हो जाती, ऑक्सिलेटरी हो जाती, डाइवर्जेंट नहीं बचती। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे भी देखा कि जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी है, कैसी होनी चाहिए हमारी सीक्वेंस, एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करनी चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी की तरफ अगर सीक्वेंस मूव कर रही है, इसका मतलब है डाउन साइड में मूव कर रही है, बिलो साइड में मूव कर रही है, इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, अनबाउंडेड बिलो है। अब जब सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो है और हम कह रहे हैं कि वो प्लस इंफिनिटी की तरफ अब मूव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी तो ये कैसे हो जाएगी, ऑक्सिलेटरी, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव नहीं करनी चाहिए। तो अगर इसको प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव नहीं करना है तो ऊपर से बाउंड होना पड़ेगा, नहीं तो ये कहाँ जाएगी, इंफिनिटी की तरफ मूव करने लगेगी। तो ऊपर से अगर हम इसको बाउंड करेंगे, दैट मीन द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। तो डाइवर्जेंट है तो इन दोनों में से कोई एक केस तो होल्ड होगा ही होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माइनस एन की सीक्वेंस ले लीजिए, ये ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप इसको एन को इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस कहाँ जा रही है, माइनस इंफिनिटी की तरफ, मतलब अनबाउंडेड बिलो हो रही है, नीचे की तरफ से अनबाउंडेड है, बट ये बाउंडेड अबव है। इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो ठीक है, -1 से बड़ा यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। ए एन के लिए जितनी भी वैल्यू है या तो -1 के बराबर है या -1 से छोटी है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो ये कैसा है, हमारा बाउंडेड अबव है। ऐसे ही अबव वाले एग्जाम्पल में भी जितनी भी वैल्यूज थी ए एन की, वो हमेशा कैसी है, 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट है, सिंपल डेफिनेशन से आया हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम नेगेशन से भी देख लेते हैं, कन्वर्स। अब हमने क्या बोला, अगर डाइवर्जेंट है तो या तो वो प्लस इंफिनिटी पे जाएगी या माइनस इंफिनिटी पे। तो क्या इसका कन्वर्स होल्ड होता है, द कन्वर्स ऑफ द सीक्वेंस इज नॉट होल्ड। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है, सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट एम्प्लाइज ए एन टेंड टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी व्हेन and tend to infinity। ठीक है ना, जैसे ही एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो या तो ये प्लस इंफिनिटी पे होगी या माइनस इंफिनिटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आप भी समझ पा रहे होंगे कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है। तो पहले तो देख लेते हैं कन्वर्स, दैट इज व्हेन एन टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी an
that is if when n tending towards infinity an tends towards plus infinity doesn't imply the sequence is divergent, or if when n tends towards infinity an is tending towards minus infinity doesn't imply an कि जो सीक्वेंस है इज डाइवर्जेंट। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था जो अनबाउंडेड सीक्वेंस है उनके पास ऑप्शन है, या तो वो कैसी हो सकती है, ऑक्सीलेटरी इन्फिनाइट, या डाइवर्जेंट हो सकती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि जो ए एन है एंड टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो सीक्वेंस भी है आपकी डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस आपकी -1 टू द पावर n की -1 टू द पावर n इंटू में n की सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है। ये सीक्वेंस भी जब आप n करेंगे टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये जो सीक्वेंस है वो भी टेंड करेगी टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। और यही सेम एग्जाम्पल -1 टू द पावर n इंटू में n की सीक्वेंस when n tending toward माइनस इन्फिनिटी, नहीं, when n tending towards infinity, ये कहाँ जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी टेंड कर रहा है। देख लेते हैं किस तरीके से, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था, -1 टू द पावर n इंटू में n का सीक्वेंस, ठीक है। तो जब जब आपके पास इवन नंबर आ रहा है, जब जब आप इवन पोजीशन लेंगे, जब जब n आपका इवन होगा, तो ये कौन सी वैल्यू देगा आपको, 2n की वैल्यू देगा। और जब जब आपकी पोजीशन ऑड होगी तो ये 2n - 1 की वैल्यू देगा। इसका मतलब है जब भी n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी होगा तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये दोनों तरफ जा रहा है, बट सीक्वेंस इज नॉट डाइवर्जेंट। तो होप आपको ये रिजल्ट भी समझ में आया होगा। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ये सेट ऑफ एग्जाम्पल्स आने चाहिए बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। मोनोटोनिक से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं, मोनोटोनिक से रिलेटेड, मोनोटोनिक ऑक्सीलेटरी से रिलेटेड, एंड देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एंड नेस्टेड, फिर लिमिट पॉइंट, फिर सुपीरियर लिमिट पॉइंट, ये सारे रिजल्ट हमारे बचे हैं। तो और भी रिजल्ट है, और भी डेप्थ में समझेंगे। मैं स्लो इसलिए जा रही हूँ, डेप्थ में आपको हर कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ, हर डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी कंप्लीटली हेल्प हो पाए, कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड हो पाए कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हमको पढ़ना है। लास्ट में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए। तो आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही है, अभी तक के लेक्चर समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है या नहीं बिल्ड हो रही है, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे अगेन मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से और नई तरीके से आपको इनोवेटिव तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड करवा सकूँ। एंड अगर रियली आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।